नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं अंकित कुमार अपने अजय गुरुकुल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग एकदम ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। हो चुका आगाज़ रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जो जिसका संघर्ष है जारी। जो पसीना बहाएगा दोस्तों मैदान जीत कर ले जाएगा। आज दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग जीके जीएस की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को अध्ययन करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी कुछ कारणवश हमारी क्लास 2-3 महीनों से नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब पुनः हमारी क्लास प्रतिदिन आप सभी को समय से मिलेगी। तो दोस्तों लगातार हमारे इसी चैनल से जुड़े रहिए और आप सभी को उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी हमारे इसी चैनल पर करवाई जाएगी। दोस्तों माँ सरस्वती का नाम लेकर आज की क्लास का आगाज करते हैं और आज के पहले प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का धन्यवाद ज्ञापन उत्सव है जहां बैलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्हें खेती के लिए अति आवश्यक माना जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, पोला महोत्सव है। दोस्तों पोला महोत्सव में दोस्तों बैलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि बैल दोस्तों क्या होते हैं, हमारी खेती करने के लिए बहुत ही हमारे सहायक होते हैं। भाई अगर हमको क्या करना है, गेहूं को बोने के लिए पहले के ज़माने में क्या करते थे, गेहूं बोने के लिए क्या करते थे दोस्तों, जुताई है हमारी किसके माध्यम से होती थी? बैलों के माध्यम से होती थी। और फसल कटी, भूसा ढोना बैलों के माध्यम से, और हमारी गेहूं लादना, ये सारी चीज़ें जो है बैलों के माध्यम से होती थी। और आवागमन में भी बैल जो है बहुत ही हमारे परिवहन के माध्यम में इनका भी बहुत बड़ा योगदान था। तो दोस्तों इसलिए महाराष्ट्र में जो है ये पोला महोत्सव मनाया जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों हमारा दिया है कि काला घोड़ा महोत्सव। काला घोड़ा महोत्सव ये भी दोस्तों कहाँ मनाया जाता है? ये भी दोस्तों महाराष्ट्र में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? महाराष्ट्र में ही मनाया जाता है। और दोस्तों यहाँ पर गुड़ी पड़वा की बात करें दोस्तों, गुड़ी पड़वा ये दोस्तों ये महाराष्ट्र और जो है महाराष्ट्र और कर्नाटका, कहाँ? महाराष्ट्र और कर्नाटका ये दोनों जगह दोस्तों गुड़ी पड़वा भी मनाया जाता है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखने अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा दिया हुआ है, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीन यात्री भारत आया था? किसके काल में दोस्तों? हर्षवर्धन के समय में जो दोस्तों कौन सा चीन यात्री आया था? फाहियान आया था, या इत्सिंग आया था, या मेगस्थनीज आया था, या ह्वेनसांग आया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीन यात्री आया था? ये ह्वेनसांग आया था। कौन सा आया था? ह्वेनसांग आया था। दोस्तों यहाँ हाथ से हर्षवर्धन हो गया और हाथ से ह्वेनसांग के रूप में हम लोग याद करके रख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों, ये हमारा क्या हुआ? फाहियान। फाहियान दोस्तों ये किसके दरबार में आया था? ये कहाँ का? ये भी चीन यात्री फाहियान है। ये दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, चंद्रगुप्त किसके किसके दरबार में था? चंद्रगुप्त 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 मौर्य के दरबार में कौन आया था? ये चीनी यात्री फाहियान आया था। अगर मेगस्थनीज की बात करते हैं दोस्तों, मेगस्थनीज दोस्तों ये हमारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है। ये जो है चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त सेकंड इसके समय आया था। किसके? सेकंड के समय। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय मेगस्थनीज आया था। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। तो दोस्तों बात करते हैं हमारा चीनी यात्री फाहियान जो है ये किसके? चंद्रगुप्त जो है सेकंड के समय आया था। और मेगस्थनीज हमारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और ह्वेनसांग जो है हर्षवर्धन जी के दरबार में आया था। पढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया हुआ दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन जिम्मेदार था? दोस्तों हमारा एसएससी जीडी 2023 की जो है थर्ड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है 13 फरवरी की। कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का जिम्मेदार व्यक्ति कौन था? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? सत्यपाल होगा, या जनरल हंटर्स होगा, या जनरल डायर, या जनरल पेंटर्स होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा जनरल डायर था। जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करते दोस्तों, ये हमारा कब हुआ था? ये 13 अप्रैल, कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। दोस्तों ये एक इन लोगों ने, अंग्रेज लोगों ने काला कानून बनाया था। कौन सा काला कानून दोस्तों था? वो हमारा जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ना अपील, ना दलील और ना वकील के नाम से कानून जाना जाता था। इसमें दोस्तों किसी भी व्यक्ति को कहीं से भी गिरफ्तार कर लिया जाता था। और इसलिए दोस्तों हमारे भारत देश के जो वीर जवान थे उन्होंने ये सभा जो है, जलियांवाला बाग एक जलिया नामक व्यक्ति की संपत्ति हुआ करती थी, उसी में सभा लगाई और इस मुद्दे को लेकर, इस बात को लेकर अंग्रेजों के समक्ष प्रस्तुत किया। लेकिन इसमें जो जलियांवाला बाग हत्याकांड में माइकल जनरल ओ डायर था, ये जनरल डायर था, ये जो था बहुत ही खतरनाक व्यक्ति था। इसने मतलब सैनिकों को पहले से ही तैयार करके रखा था कि जब ये सभा आएगी इसी में हम गोलियां चलवा देंगे। दोस्तों ये जो हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसमें लगभग अंग्रेजों की रिपोर्ट के अनुसार लगभग दोस्तों 300 लोग इसमें जो है
मारे गए थे, लेकिन अगर भारतीय देखा जाए तो लगभग 1000 व्यक्ति इसमें मारे गए थे। और दोस्तों इसके बाद में एक हंटर कमीशन नियुक्त किया गया, जो कि ये हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसके लिए उसके बाद में एक हंटर कमीशन आया। कौन सा आया? हंटर कमीशन नियुक्त किया गया इसकी जांच करने के लिए। इसकी जांच करने के लिए हंटर कमीशन, दोस्तों हंटर कमीशन क्या किया गया? हंटर कमीशन बनाया गया इसी की जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए। दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये जो आधुनिक भारत की कुछ मोस्ट मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को। जैसे बात करें तो महात्मा गांधी ने 1917 में जो है पहला इन्होंने सत्याग्रह शुरू किया था। कौन सा? चंपारण। कौन सा? चंपारण जो है सत्याग्रह कब शुरू किया था इन्होंने? चंपारण बिहार से 1917 में इन्होंने पहला सत्याग्रह अपना शुरू किया था। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर 9 जनवरी 1915 को जो है महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत आए थे। दोस्तों 9 जनवरी को हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। कौन सा? प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। कौन सा? प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? भारतीय दिवस ये हम 9 जनवरी को मनाते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। और बात करते हैं 1919 की हम लोग बात कर चुके हैं। और बात करते हैं दोस्तों 1913 ईस्वी। कब? 1913 ईस्वी में ये क्या हुआ था? आप सभी लोग हमको बताएंगे सैन फ्रांसिस्को में किस चीज का गठन किया गया था? इस प्रश्न का आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे। और बात करते हैं दोस्तों 1905 ईस्वी में क्या हुआ था? 1905 ईस्वी में जो है बंगाल विभाजन की जो है डेट रखी गई थी 16 अक्टूबर 1905 को जो है बंगाल विभाजन की डेट रखी गई थी। उस समय झंडू बाम करजन जो था, करजन उस समय कौन था? करजन जो उस समय हमारा क्या था? गवर्नर जनरल कौन था? हमारा करजन हुआ करता था। और उसके बाद में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कौन सा अगला प्रश्न हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि 10वें यानी आखिरी सिख गुरु कौन थे? कौन थे जो है आखिरी गुरु थे? हु वाज द 10th और लास्ट सिख गुरु? तो दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है अंगद या गुरु तेग बहादुर या गुरु नानक देव या गुरु गोविंद सिंह जी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, गुरु गोविंद सिंह जो थे ये सिख धर्म के यानी आखिरी गुरु थे। कौन थे? सिख धर्म के आखिरी गुरु कौन थे? हमारे गुरु गोविंद सिंह जी थे। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर गुरु नानक देव। तो दोस्तों गुरु नानक देव जो है ये हमारे सिख धर्म के पहले गुरु थे। कौन थे? गुरु नानक देव थे। कौन थे? गुरु नानक देव थे। दोस्तों इन्होंने जो है सिख धर्म की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? गुरु नानक देव जी को जाता है। और यहाँ पर गुरु तेग बहादुर जी के बारे में बात करते हैं दोस्तों, ये भी हमारे सिख धर्म के गुरु रहे हैं। गुरु तेग बहादुर को दोस्तों औरंगजेब ने इनको जो है मरवा दिया था। गुरु तेग बहादुर जी को जो है औरंगजेब ने मरवा दिया था। और यहाँ पर बात करते हैं गुरु अंगद देव। तो दोस्तों गुरु अंगद जो देव हैं इन्होंने हमारे गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया। किसका शुरू किया? इन्होंने गुरुमुखी लिपि का। जैसा कि दोस्तों इस सिस्टम में थोड़ा फॉल्ट आ गया था। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे किसकी बात कर? गुरु गोविंद सिंह जो है सिख धर्म के दोस्तों 10वें गुरु थे। गुरु नानक देव दोस्तों जो है सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक जी को श्रेय जाता है। गुरु तेग बहादुर की बात करते दोस्तों इनको औरंगजेब के द्वारा इनको फांसी दे दी गई थी। और गुरु अंगद जी की बात करते हैं दोस्तों इन्होंने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया। किसका? गुरुमुखी लिपि जो है ये किसने शुरू की थी? ये हमारे गुरु अंगद जी ने शुरू की थी। यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर गुरु नानक जी जो है गुरु नानक देव जी दोस्तों इनका जन्म जो है तलवंडी में हुआ था। कहाँ हुआ था? ननकाना साहिब तलवंडी में गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। गुरु नानक देव जी का कब जन्म हुआ था? 1499 ईस्वी में जो है गुरु नानक देव जी का जन्म जो है तलवंडी पाकिस्तान में वर्तमान जो है इनका जन्म हुआ था। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा उत्तर प्रदेश से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया गया। कह रहा है कि व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश एज पर सेंसस 2011 के अनुसार जो है उत्तर प्रदेश की आबादी क्या थी? दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि अबाउट 200 मिलियन, अबाउट 400 मिलियन, अबाउट 100 मिलियन, अबाउट 2.5 मिलियन। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, लगभग 200 मिलियन। उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011 के अनुसार लगभग 200 मिलियन जनसंख्या थी। यही इसको हम 20 करोड़ हम लोग भी कह सकते हैं। कितनी? लगभग 20 करोड़ के रूप में हम लोग कह सकते हैं। यहाँ पर 200 मिलियन दिया तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर अगर 20 मिलियन दिया होता तो अक्सर जो है यहाँ पर वहाँ पर दोस्तों 25 मिलियन लिखा था। यहाँ हिंदी में दोस्तों कुछ मिस प्रिंट हो गया और यहाँ पर हमारा लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था? 2.5 लिखा हुआ है, ऐसा यहाँ पर नहीं है।
तो दोस्तों यहाँ पर 2.5 नहीं 25 मिलियन, अगर यहाँ पर 20 मिलियन होता तो अक्सर लोग 20 मिलियन ही आंसर टिक करते, लेकिन इसका राइट आंसर क्या है 200 मिलियन है। उत्तर प्रदेश की दोस्तों बात हम लोग कर लेते, तो उत्तर प्रदेश जो है जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश की बात करते दोस्तों टॉप स्थान पर किसका है, उत्तर प्रदेश का है। ये दोस्तों उत्तर प्रदेश का स्थान जनसंख्या के मामले में पहला स्थान है। और भारत का विश्व में बात करते हैं दोस्तों, ये भी हमारा भारत टॉप पर है, दूसरे नंबर पर चाइना पहुंच गया। जैसा कि दोस्तों अभी कुछ समय पहले हमारा भारत सेकंड नंबर पर आता था, लेकिन वर्तमान समय भारत जो है फर्स्ट रैंक पर दोस्तों जनसंख्या के मामले में है। बात करते दोस्तों एरिया के मामले में, क्षेत्रफल के बारे में जो है उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, उत्तर प्रदेश का एरिया के मामले में दोस्तों चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है, चौथा स्थान है। कौन सा, पहला राजस्थान है, उसके बाद महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश और उसके बाद में उत्तर प्रदेश दोस्तों चौथा स्थान है। उसके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों, भारत में दोस्तों जनसंख्या की बात करते हैं दोस्तों पहले नंबर पर है। और बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर क्षेत्रफल की, तो दोस्तों विश्व में दोस्तों उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2.43% जो है विश्व की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में विश्व की जनसंख्या भारत में जो है एरिया के मामले बात करते हैं दोस्तों 2.43% जो है क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का भारत का क्षेत्रफल है। और बात करते हैं जनसंख्या, तो दोस्तों जनसंख्या लगभग 16.5% विश्व की जनसंख्या भारत में निवास करती है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया 23 वर्ष, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 18 वर्ष, और ऑप्शन सी में दिया हमारा 25 वर्ष, और ऑप्शन डी में दिया हुआ हमारा 30 वर्ष दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है एज से संबंधित जो कि प्रश्न अध्ययन कर लेते हैं, जैसा कि हमें आगे अध्ययन नहीं करने की आवश्यकता होगी। दोस्तों यहाँ पर 18 वर्ष दी है दोस्तों, वोट डालने की, मतदान करने की जो है ये उम्र 18 वर्ष है। कितनी है, ये 18 वर्ष है। ये हमारा कौन सा संविधान संशोधन है, ये हमारा 69वां संविधान संशोधन। 69वां संविधान संशोधन ये हमारा कब हुआ था, ये हमारा 1989 को हुआ था। कब हुआ था, 1989, 69वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है 1989 को जो है हुआ था। तो जिसमें जो है ये हमारा 91 नहीं था, ये हमारा 61वां संविधान संशोधन था, 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था। और बात करते हैं ये हमारा 69वां संविधान संशोधन 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये दोस्तों हमारी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से संबंधित है। भारत की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से संबंधित 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से संबंधित है। दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर 25 वर्ष दिए लोकसभा के लिए दोस्तों 25 वर्ष एज होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, लोकसभा की जो है 25 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा की दोस्तों 30 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, राज्यसभा की 30 वर्ष होनी चाहिए। और बात करते हैं दोस्तों प्रेसिडेंट की, प्रेसिडेंट यानी हमारी राष्ट्रपति की एज कितनी होनी चाहिए, राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष होनी चाहिए। और बात करते हैं गवर्नर यानी राज्यपाल की दोस्तों 35 वर्ष होनी चाहिए। और ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए जो है ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ने के लिए दोस्तों आप सभी को 21 वर्ष की एज होनी चाहिए। ये जो हमारे एज से संबंधित कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, यहाँ पर SSC-GD 2023 में पूछा गया प्रश्न ये हमारा है। अगला प्रश्न हमारा दिया कर रहा है कि वर्ष 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा दिया कर रहा है झंडूबाम कर्जन, झंडूबाम लिटन, झंडूबाम वेलेस्ली और झंडूबाम विलियम बेंटिंग। दोस्तों लॉर्ड का मतलब होता है भगवान, ये हमारे लिए कोई भगवान नहीं थे दोस्तों, इसलिए हम इनके आगे लॉर्ड बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे झंडूबाम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा विलियम बेंटिंग। 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन जो है विलियम बेंटिंग के द्वारा किया गया था। दोस्तों यहाँ पर 1829 में इसका योगदान सबसे ज्यादा किसका था, तो विलियम बेंटिंग के अलावा दोस्तों यहाँ पर राजा राम मोहन राय राजा राम मोहन राय जो थे, इन्हें आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है दोस्तों। विलियम बेंटिंग के साथ में इन्होंने जो है राजा राम मोहन राय ने 1829 में दोस्तों सती प्रथा के उन्मूलन में बहुत ही बड़ा अपना योगदान दिया था। राजा राम मोहन राय की बात करते दोस्तों, इनका राजा राम मोहन राय को जो है राजा की उपाधि किसने दी थी, राजा की उपाधि अकबर सेकंड ने दी थी। किसने दी थी, अकबर सेकंड ने राजा राम मोहन राय जी को जो है राजा की उपाधि अकबर सेकंड के द्वारा दी गई थी। ये दोस्तों इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी, वेदांत कॉलेज की स्थापना की। दोस्तों इन्होंने बहुत सारी जो है उस समय इन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए जो कि बहुत ही अच्छे साबित हुए, इसलिए जो है इन्हें आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाने लगा। दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं, जैसा कि यहाँ पर बताया गया कि कर्जन झंडूबाम कर्जन था। झंडूबाम कर्जन के समय यहाँ पर हमारा क्या होता, बंगाल विभाजन। कौन सा हुआ था, बंगाल विभाजन की डेट रखी गई थी 16 अक्टूबर, लेकिन बंगाल विभाजन की डेट को रद्द कर दिया गया था। बंगाल विभाजन की डेट को रद्द कर दिया गया था 1911 ईस्वी में जॉर्ज पंचम जब भारत आए थे, तब जो है बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ
ये जो करजन के समय दोस्तों, यहाँ पर इसके समय में रेलवे लाइन का सबसे ज्यादा विस्तार अगर बात करते हो तो किसके शासन काल में हुआ था दोस्तों, ये करजन के शासन काल में हुआ था। यहाँ पर दोस्तों वेलेजली की बात करते हैं दोस्तों, इसने सहायक संधि किसने शुरू की थी, सहायक संधि किसने शुरू की थी, ये हमारे वेलेजली ने शुरू की थी। और यहाँ पर विलियम बेंटिक के बारे में आप सभी को हम बता चुके हैं। विलियम बेंटिक जो है सती प्रथा के उन्मूलन में इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। यहाँ पर दोस्तों कुछ लल्लन टॉप में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आए हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर हमारा दिया कर विसुवियस ज्वालामुखी कहाँ है, ये हमारा इटली में है। कहाँ है, विसुवियस ज्वालामुखी कहाँ है, इटली में है। और ये हमारा क्या नेपल्स की खाड़ी में स्थित है। यहाँ पर करा किलायू हवाई किलायू ये जो है कहाँ हमारा, ये किलायू जो कि ये हमारा किलायू ज्वालामुखी दोस्तों ये कहाँ हमारा, ये हवाई द्वीप अमेरिका में स्थित है। और दोस्तों बात करते हैं स्ट्राम्बोली में ये हमारा कहाँ स्थित, ये हमारा लिपारी द्वीप भूमध्य सागर में स्थित है। कौन सा, स्ट्राम्बोली। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ दोस्तों किसको कहते हैं हम लोग, स्ट्राम्बोली को कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सामान्यतः कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ये हमारा SSCD 13 फरवरी 2023 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सामान्यतः हम शुष्क बर्फ के रूप में जानते हैं। किसके रूप, बर्फ में, शुष्क बर्फ। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा शुष्क बर्फ हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ भारी जल दोस्तों किसे कहते हैं, D2O को दोस्तों हम क्या कहते हैं, ये भारी जल कहते हैं। इसे मंदक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। टेबल शुगर की बात करते हैं दोस्तों, क्या होता है, सुक्रोज को हम टेबल शुगर के रूप में भी जानते हैं। किसको, सुक्रोज को। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा डबल क्वेश्चन हो गया, क्या ये डबल क्वेश्चन हो गया। और इसके आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया गया है कि हमारे एग्जाम में एक बार नहीं 50 बार प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय मानक मेडिटेरियन 5 राज्यों के माध्यम से होकर गुजरता है, इनमें से कौन सा राज्य 5 में से नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया आंध्र प्रदेश, और ऑप्शन बी में दिया उड़ीसा, और ऑप्शन सी में दिया बिहार, ऑप्शन डी में दिया छत्तीसगढ़। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ये बिहार राज्य से होकर नहीं गुजरता है। ये हमारा कहाँ से गुजरता है, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है। और उसके आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हम लोग बात करने वाले कर्क रेखा भारत की कितने राज्यों से होकर गुजरती है। कौन सी रेखा, बात कर लेते हैं हम लोग, कर्क रेखा। कौन सी, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों। ये प्रश्न हमारे एग्जाम में बहुत बार पूछा गया दोस्तों, कितने राज्यों से होकर गुजरती है। ये हमारे जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य, पहला तो हमारा हो गया, कौन सा हो गया, गुजरात हो गया। कौन सा हो गया, पहला राज्य हमारा कौन सा हो गया, गुजरात हो गया। और सेकंड हमारा कौन सा हो गया, राजस्थान हो गया। कौन सा हो गया, गुजरात हो गया। उसके बाद में हमारा गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और उसके बाद में हमारा क्या हो गया, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। इन राज्यों से दोस्तों होकर गुजरती है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया हुआ है, कह रहा है कि असंगत मिलान खोजें। कौन सा, असंगत मिलान खोजना है दोस्तों। यहाँ पर जैसा कि पूछा गया है, कह रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा प्राणी ब्लू व्हेल है, यानी नीली व्हेल। एकदम सही है एकदम हमारा। कह रहा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा भारत और बांग्लादेश के मध्य जो है स्थित है। ये भी हमारा एकदम सही है दोस्तों। ये ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी के मुहाने पर स्थित है। और अब बात करते हैं दुनिया की सबसे गहरी झील दोस्तों, सुपीरियर झील कनाडा में है। एकदम गलत है हमारा। और ये हमारा क्या दिया है, कह रहा है कि रेगिस्तान लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड साउथ, सहारा अफ्रीका दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कहाँ है, अफ्रीका में है। एकदम हमारा सही है। सहारा का मरुस्थल जो हमारा साउथ अफ्रीका में स्थित है। दोस्तों बात करते हैं सबसे गहरी झील कौन सी है, हमारी बैकाल झील है। कौन सी, बैकाल झील दोस्तों सबसे गहरी झील है। कौन सी है, बैकाल झील है। और दोस्तों हम लोग बात करते हैं मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, सुपीरियर झील। ये जो है इसका राइट आंसर तब ये हो जाता है। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फोल्क डांस इन उत्तर प्रदेश। क्या इनमें से कौन सा जो है उत्तर प्रदेश में नहीं किया जाता है। और यहाँ पर दिया ऑप्शन ए में देकर रामलीला और रासलीला और अहीर नृत्य और गिद्धा नृत्य। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। ये ढोला और गिद्धा दोस्तों ये हमारे कहाँ किए जाते हैं, पंजाब में किया जाता है। अहीर नृत्य, रासलीला, रामलीला दोस्तों ये कहाँ किए जाते हैं, उत्तर प्रदेश में किए जाते हैं। दोस्तों रामलीला हो गया, रासलीला हो गया, चरकुला हो गया, सारे कहाँ किए जाते हैं, ये हमारे उत्तर प्रदेश में किए जाते हैं। और यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग की गई थी। दोस्तों कौन सा सत्र था, तो दोस्तों यहाँ पर 1932 दिया, 1940, 36 और 42 दिया हुआ है।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। 1940 में जो है मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग की गई थी। कब की थी? 1940 में। इस समय जो है ये कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ये मोहम्मद अली जिन्ना। कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना जो है, मोहम्मद अली जिन्ना जी जो है, अली जिन्ना जी जो है, जिन्ना जी जो है इसमें कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना जी थे। यहाँ पर दोस्तों 1942 दिया। दोस्तों 1942 की बात करते हैं। दोस्तों 1942 में हमारा भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942 में शुरू हुआ था। और उस समय दोस्तों हमारे कौन थे वायसराय? कौन थे दोस्तों उस समय वायसराय हमारे? कौन थे? लिन लिथगो थे। कौन थे? लिन लिथगो जी थे। कौन थे? लिन लिथगो जी थे। कौन थे? लिन लिथगो थे। और आप सभी को बताना है कि जो है सबसे कम उम्र का वह कौन सा व्यक्ति था जिसने जो है कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? सबसे कम उम्र का कौन सा व्यक्ति था जिसने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विख्यात बांसुरी वादक है? तो बांसुरी वादक की बात करते हैं। यहाँ पर दिया है पंडित शिव कुमार शर्मा, या पंडित रविशंकर, या जाकिर हुसैन, या हरिप्रसाद चौरसिया। दोस्तों बांसुरी वादक की बात कर लेते हैं हम लोग। तो बांसुरी वादक हमारे कौन से? हरिप्रसाद चौरसिया जी हैं, राजेंद्र कुलकर्णी जी हैं, और राजेंद्र कुलकर्णी जो हैं, राजेंद्र कुलकर्णी और राजेंद्र प्रसन्ना जी जो हैं, ये हमारे बांसुरी वादक हैं। बात करते हैं पंडित शिव कुमार शर्मा भजन सोपारी, और शिव कुमार शर्मा ये हमारे सितार वादक हैं। और यहाँ पर बात करते हैं जाकिर हुसैन, ये हमारे तबला वादक हैं। कौन है? जाकिर हुसैन हमारे तबला वादक हैं। और रविशंकर हमारे क्या हैं? ये हमारे क्या हैं? ये शिव कुमार शर्मा और भजन सोपारी ये हमारे संतूर वादक हैं। कौन से हैं? संतूर वादक हैं। और ये हमारे पंडित रविशंकर ये हमारे सितार वादक हैं। कौन है? सितार वादक कौन है? पंडित रविशंकर जी हमारे सितार वादक हैं। जाकिर हुसैन हमारे तबला वादक, हरिप्रसाद चौरसिया हमारे बांसुरी वादक रह चुके हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर अगला प्रश्न हमारा दिया कर रहा है कि ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस रूप में जाना जाने लगा? तो दोस्तों इनको जो है बुद्ध के रूप में जाना जाने लगा। भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होने के बाद में भगवान बुद्ध को जो है किसके रूप में जाना लगा? गौतम जी को बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। दोस्तों भगवान बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो दोस्तों बोध वृक्ष, जिसे हम पीपल का वृक्ष था जो निरंजना नदी के तट पर स्थित था। ये बोध गया बिहार में स्थित। कहाँ स्थित है? बोध गया बिहार में स्थित है, जहाँ पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। भगवान बुद्ध के बारे में बात कर लेते दोस्तों। भगवान बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था। ईसा पूर्व में जन्म हुआ था। इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और इनके पिताजी का नाम क्या था? इनके पिताजी का नाम दोस्तों सुद्धोधन था, और माता का नाम महामाया था। क्या था? माता का नाम क्या था? महामाया था। और इनकी जो है इनका लालन पालन की सेवा किसने की थी? इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने की थी। इनकी जो है जन्म के कुछ दिनों के पश्चात इनकी माँ की जो है मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने इनका लालन पालन किया था। तो दोस्तों भगवान बुद्ध के बारे में बात कर लेते। दोस्तों भगवान बुद्ध को जो है 29 वर्ष की अवस्था में भगवान बुद्ध ने अपने ग्रह को त्याग कर दिया था। इसे दोस्तों महाभिनिष्क्रमण के रूप में हम लोग जानते हैं। और दोस्तों उसके बाद में 35 वर्ष की उस अवस्था में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और उसके बाद में भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दोस्तों दिया था। कहाँ दिया था? ये सारनाथ उत्तर प्रदेश में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ उत्तर प्रदेश में दिया था भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश, जिसे हम धम्म चक्र प्रवर्तन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? धम्म चक्र प्रवर्तन के नाम से भी जानते हैं हम लोग। और बात करते दोस्तों भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक अपने उपदेश कहाँ दिए थे? हमारे श्रावस्ती में दिए थे। कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में भगवान बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में दिए थे। और भगवान बुद्ध जो है इनकी जो है मृत्यु को हम किस घटना के रूप में जानते हैं? दोस्तों इनकी मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी। और इनकी मृत्यु दोस्तों ये हमारी कहाँ हुई थी? ये हमारी कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी। इस घटना को हम दोस्तों महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। ये भगवान बुद्ध से संबंधित दोस्तों कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें थी। यहाँ पर दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं। ये हमारा जिन शब्द दिया है। कौन सा दिया हुआ है? जिन शब्द दिया है। जिन का मतलब दोस्तों क्या होता है? ये जिन हमारा जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म से संबंध महावीर जैन से। दोस्तों जिन का मतलब होता है विजेता। क्या होता है? जिन का मतलब क्या होता है दोस्तों? जिन का मतलब हमारा होता है विजेता होता है। और दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों ये हमारी लास्ट स्लाइड थी। और दोस्तों आप सभी को ये क्लास कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ही मत भूलिए दोस्तों। हमारी इस क्लास की पीडीएफ आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल अजय गुरुकुल पर मिल जाएगी, आप वहां से जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, आज के लिए इतना ही। और जो प्रश्न हमने आप सभी को बताया कि सबसे कम उम्र के कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, और एक प्रश्न और आप सभी को हमने बताया था कि 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को में किस चीज की स्थापना हुई थी और किसने किसने की थी। इस प्रश्न, इन दोनों प्रश्नों का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना ना भूलें। तो कल फिर मिलेंगे। आज की क्लास में इतना ही, कल फिर मिलेंगे। जय हिंद।